आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। न्यूज 360 डिग्री में आपका बहुत स्वागत है और इस खास न्यूज शो में हमारे संवाददाता हर बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। देश दुनिया के हर कोने से पूरी पैनी नजर के साथ न्यूज इंडिया का कैमरा आपके लिए लेकर आएगा वो खबरें जो होगी दमदार भी, असरदार भी। तो देश के कोने कोने से सभी बड़ी खबरें एक बुलेटिन में देखिए। सरकार के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है, लेकिन इस बार नीतीश कुमार के पास नहीं होगा गृह मंत्रालय। अब तक गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास से गृह विभाग हटा लिया गया है। अब नए गृह मंत्री होंगे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। विजय कुमार सिन्हा को भूमि एवं राजस्व विभाग दिया गया है, मंगल पांडे को स्वास्थ्य विभाग, वहीं दिलीप जायसवाल को उद्योग विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार में नीतीश सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन इस बार नीतीश कुमार के साथ ही खेला हो गया। अभी तक गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे सीएम नीतीश के पास अब गृह विभाग नहीं रहा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अब राज्य के नए गृह मंत्री बन गए हैं। विजय कुमार सिन्हा को भूमि और राजस्व विभाग, मंगल पांडे को फिर से स्वास्थ्य विभाग, दिलीप जायसवाल को उद्योग विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। एलजेपी को गन्ना उद्योग विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग मिला है। हम पार्टी के संतोष सुमन को लघु जल संसाधन विभाग मिला, जबकि आरएलएम को पंचायती राज विभाग दिया गया है। दौसा मुंबई एक्सप्रेसवे पर आज इस तरीके से एक कंटेनर ने सड़क मार्ग पर लगने वाले एलईडी पोल में अचानक टक्कर मार दी। टक्कर से देखा गया कि कंटेनर में आग लग गई, यानी ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट में वहीं जो चालक था उसकी दर्दनाक जलकर मौत हो गई। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ और कंटेनर आखिर अचानक अनियंत्रित हुआ या कोई कारण, वो पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जल्द इस मामले का खुलासा होगा। सबसे बड़ी बात ये रही कि और किसी की कोई जनहानि या वाहनों में कोई नुकसान नहीं हुआ। राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बेकाबू कंटेनर अचानक एलईडी पोल से टकरा गया। टक्कर के बाद कंटेनर में ब्लास्ट हो गया और वहीं पर आग लग गई, जिससे ड्राइवर भी इस हादसे में जिंदा जल गया। हादसा रहुआस थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर 12 बजे हुआ। हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कंटेनर दिल्ली की ओर से आ रहा है। इसी दौरान ब्लास्ट होता है, आग लगती है और उसके बाद यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। एएसपी दिनेश अग्रवाल ने बताया कि ट्रक उन्नाव से मुंबई मीट लेकर आ रहा था। डूंगरपुर इंटरचेंज के पास कंटेनर का टायर फट गया, जिससे वो बेकाबू होकर एलईडी पोल से टकरा गया। आशंका है कि एसी में स्पार्किंग के बाद आग लग गई, जिससे अंदर बैठा ड्राइवर जिंदा ही जल गया। केरल के कावनाड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ मछली पकड़ने वाली कई बोटों में अचानक आग लग गई। आग लगते ही आसपास के मौजूद लोगों ने अफरा तफरी मचाना शुरू कर दिया था। केरल के कावनाड से एक बड़ी खबर सामने आई। यहाँ पर मछली पकड़ने वाली कई बोटों में अचानक से आग लग गई। जानकारी मिली कि कुरी पुझा की तरफ कई बोटों में आग लग गई है। आग लगते ही आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय मछुआरों ने सबसे पहले तो आग बुझाने की कोशिश की और बाद में फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाया गया, जहां फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर कई घंटों की मेहनत के बाद जैसे तैसे आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन माना जा रहा है कि इंजन में तकनीकी खामी या फिर किसी चिंगारी की वजह से आग फैल सकती है। हिमाचल प्रदेश का संजौली मस्जिद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। संजौली में हिंदू संगठनों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हिंदू संगठनों की मांग है कि जब एमसी कोर्ट ने इस मस्जिद को गिराने के आदेश दिए हैं, तब प्रशासन इस मस्जिद को गिराने का काम क्यों नहीं कर रहा है। उनका यह भी कहना है कि जो बिजली पानी है इस मस्जिद का, उसको भी काट दिया जाए और इस मस्जिद के
खिलाफ जो हमने प्रदर्शन किया, जो FIR हमारे ऊपर हुई है, उन्हें भी वापस लिया। हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में संजौली मस्जिद का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ पर अब शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के विरोध में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। निगम और कोर्ट ने मस्जिद के पूरे ढांचे को अवैध घोषित किया। हालांकि अब तक इसे गिराया नहीं गया है और ऐसे में लोग विरोध में उतरे हैं। इन सब के बीच आपको ये भी बताते चले कि संजौली में चल रहे आमरण अनशन के बाद प्रशासन ने मस्जिद का बिजली पानी काटने और हिंदू नेताओं पर दर्ज FIR वापस लेने का भी भरोसा दिलाया है। इसके बाद हिंदू संगठनों ने आमरण अनशन खत्म करने पर फैसला लिया, जबकि क्रमिक अनशन बिजली पानी कटने और FIR रद्द होने तक जारी रहेगा। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावाद सिद्दीकी के पुश्तैनी घर को मऊ कैंटोनमेंट बोर्ड ने अवैध निर्माण बताते हुए कुछ हिस्सा तोड़ने का 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जिसको लेकर घर में रह रहे अब्दुल मजीद करके व्यक्ति ने इंदौर हाई कोर्ट में अवैध निर्माण न तोड़ने के लिए पिटीशन लगाई थी। आज इंदौर हाई कोर्ट ने 15 दिन का स्टे देते हुए मऊ कैंटोनमेंट बोर्ड को कहा है कि वो 15 दिन तक इस निर्माण को न तोड़े और दोनों ही पक्ष अपना दस्तावेज प्रस्तुत करे। दिल्ली में लाल किले के नजदीक कार में बम ब्लास्ट की आतंकी घटना से पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉक्टर मुजम्मिल शकील को अरेस्ट किया था। इसके बाद दिल्ली में आतंकी घटना को अंजाम देते हुए डॉक्टर उमर उन बनी ने सुसाइड बॉम्बर के तौर पर कार में विस्फोट कर दिया। इसमें 13 लोग मारे गए थे। इधर जांच एजेंसियों ने अब डॉक्टर मुजम्मिल शकील से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा किया है, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े इस डॉक्टर ने एक आटा चक्की को आतंक का सामान पीसने यानी बम बनाने की मशीन में तब्दील कर दिया था। फरीदाबाद के एक घर में इसकी बरामदगी सामने आई है। तस्वीरें जो मिल रही हैं, तस्वीरों से पता चला है कि मुजम्मिल शकील ने अपना विस्फोटक सेटअप बना रखा था। केंद्रीय जांच एजेंसी परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आज 2 राज्यों में सुबह 5 बजे से छापेमारी शुरू की। पश्चिम बंगाल और झारखंड ये 2 राज्य थे जहां पर एक जगह 24 लोकेशन पर छापेमारी की गई, वहीं दूसरी जगह 18 लोकेशन पर छापेमारी की गई। और ये कोयला माफियाओं के खिलाफ अभियान था, जिसके चलते बड़े पैमाने पर आज कैश और गोल्ड बरामद हुआ है। ईडी के सूत्रों की अगर माने तो 8 करोड़ कैश और करीब 1 करोड़ का सोना बरामद किया गया है। साथ के साथ उन तमाम लोगों को चिन्हित किया गया है जो सरकार को बड़े पैमाने पर चूना लगाने का काम कर रहे थे। पश्चिम बंगाल से झारखंड तक कोयला माफियाओं पर ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। अवैध कोयला खनन, अवैध परिवहन और कोयले के भंडारण से जुड़े मामले में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता जिलों में 24 ठिकानों पर तलाशी जारी है। इसी दौरान भारी मात्रा में कैश यानी नकदी और सोना भी बरामद हुआ है। वहीं झारखंड में 18 जगहों पर छापेमारी चल रही है। रांची से लेकर धनबाद तक कोयला माफियाओं के ठिकानों पर ईडी की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। छापेमारी से जुड़ी तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ब्रीफकेस और बैगों में 500 रुपए के नोटों की कई गड्डियां भरी पड़ी हैं। इसके अलावा बड़ी मात्रा में सोने की ज्वेलरी भी बरामद हुई है। उड़ीसा में पश्चिम बंगाल के 16 प्रवासी मजदूरों को बांग्लादेशी समझकर हिरासत में ले लिया गया है। ये सभी मजदूर मुर्शिदाबाद जिले के रहने वाले हैं। मंगलवार रात पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया है। इससे पहले भी जजरपुर में 11 प्रवासी मजदूरों को हिरासत में लिया गया था। उन पर टॉर्चर का आरोप लगा, बाद में पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। ओडिशा में पश्चिम बंगाल के 16 प्रवासी मजदूरों को बांग्लादेशी बताकर हिरासत में ले लिया गया है। ये सभी मजदूर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के लालगोला, बोरजुमला, पंडितपुर और जांगीपुर इलाकों के रहने वाले हैं। सभी मजदूरों को मंगलवार रात को केंद्रपाड़ा पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इससे पहले ओडिशा के ही जजपुर में 11 प्रवासी मजदूरों को पकड़ा गया था और अब उन्हें टॉर्चर किया गया। पुलिस ने बाद में उन्हें छोड़ दिया। पाकिस्तान के पंजाब में यानी लाहौर से 130 किलोमीटर दूर फैसलाबाद के मलकपुर इलाके में आज सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट में 15 लोगों की जान चली गई। वहीं दर्जनों लोग अभी भी जिंदगी मौत के बीच हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शुक्रवार को एक केमिकल फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया, जहां पर तड़के सुबह गैस रिसाव से ब्लास्ट हुआ।
धमाका इतना भयावह था कि इससे फैक्ट्री में न सिर्फ आग लगी बल्कि आसपास की इमारतें भी गिर गईं। इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं। पंजाब प्रांत में लाहौर से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फैसलाबाद जिले के मलिकपुर इलाके में सुबह एक केमिकल फैक्ट्री में गैस रिसाव से बड़ा ब्लास्ट हुआ। इस धमाके से कम 15 लोगों की जान गई है और जबकि कई लोग इसमें घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पड़ोसी जिला बांग्लादेश में शुक्रवार की सुबह आए भूकंप में 3 लोगों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट की माने तो बांग्लादेश में आए भूकंप में 50 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। बांग्लादेश के पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता तक इसके झटके महसूस किए गए। पड़ोसी देश बांग्लादेश में शुक्रवार की सुबह आए भूकंप से 3 लोगों की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप से बांग्लादेश में करीब 50 लोग घायल भी हुए हैं। बांग्लादेश में आए भूकंप के तेज झटके पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता तक भी महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.6 मापी गई है। इधर जानकारी ये मिली कि इस भूकंप का केंद्र बांग्लादेशी के टुंगी से 25 किलोमीटर दूर पूर्व में था। भूकंप के तेज झटके 10:10 पर महसूस किए गए। यूरोपियन मेडिटेरेनियन सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र बांग्लादेश के टुंगी से 27 किलोमीटर पूर्व में था। इसकी गहराई 10 किलोमीटर बताई जा रही है। दुबई में एयर शो के दौरान ऐसी घटना सामने आई जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भारतीय विमान तेजस अचानक करतब दिखाते हुए क्रैश हो गया। ये घटना भारतीय समय के अनुसार 2:10 की है, जब तेजस अपने करतब दिखा रहा था और लाखों लोग तेजस के करतब देख रहे थे। दुबई एयर शो के दौरान ऐसी तस्वीर सामने आई जिसकी किसी ने भी कभी कल्पना नहीं की थी। भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान LCA तेजस अपनी डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट के दौरान अचानक से क्रैश हो गया। ये घटना स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 2:10 पर हुई है, जब हजारों दर्शक विमान के करतब देख रहे थे। विमान हवा में शानदार उड़ान भर रहा था, शानदार मोड़ ले रहा था और तभी अचानक उसने अपना नियंत्रण खो दिया। कुछ ही सेकंड में तेजस नीचे झुकता हुआ नजर आया और सीधा जमीन की ओर बढ़ गया। उसके टकराते ही जोरदार धमाका हुआ और अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर काले धुएं का गुबार छा गया। गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ जिले के कोડીનાર तालुका के छारा गांव में SIR का काम कर रहे बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि BLO और शिक्षक अरविंद वाढेर ने काम के दबाव से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। घटना ने पूरे शिक्षा समुदाय को झकझोर कर दिया है और शिक्षक संघों में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है। 40 वर्षीय अरविंद वाढेर ने आत्महत्या से पहले पत्नी को संबोधित एक भावुक सुसाइड नोट छोड़ा। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के कोડીનાર तालुका के छारा गांव में SIR का काम कर रहे बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO और शिक्षक अरविंद वाढेर ने काम के दबाव से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। घटना ने पूरे शिक्षा समुदाय को झकझोर कर रख दिया है और शैक्षिक संघों में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है। 40 साल के अरविंद वाढेर ने आत्महत्या से पहले अपनी पत्नी को संबोधित एक भावुक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे से अब ये SIR का काम नहीं हो सकेगा। मैं लगातार कुछ दिनों से थकान और परेशानी महसूस कर रहा हूँ। तुम अपना और बेटे का ख्याल रखना। मैं तुम दोनों को बहुत चाहता हूँ, लेकिन अब मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ। मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा। यूपी के मुजफ्फरनगर से आज एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पति की प्रताड़ना से परेशान एक युवती ने SSP ऑफिस पहुंचकर अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्महत्या की कोशिश की। SSP ऑफिस में तैनात पुलिसकर्मियों ने किसी तरीके से दौड़कर उस युवती को आत्महत्या करने से बचाया। इस घटना से SSP ऑफिस में हड़कंप मच गया। यूपी के मुजफ्फरनगर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहाँ पर पति की मारपीट और जान से मारने की धमकी से परेशान एक महिला ने SSP दफ्तर के बाहर खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। अचानक हुए इस घटनाक्रम से मौके पर हड़कंप मच गया। वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत दौड़कर महिला को पकड़ा और आत्मदाह करने से रोक लिया। बताया दरअसल ये गया कि महिला काफी समय से घरेलू हिंसा का शिकार थी और कई बार शिकायत करने के बाद भी उसे न्याय नहीं मिला। इसी से तंग आकर उसने ये चरम कदम उठाने की कोशिश की।
महिला को सुरक्षित हिरासत में लेकर पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू कर दी है। आगरा के बटेश्वर में यमुना नदी में एक युवक और युवती ने जान देने की कोशिश की। हालांकि युवक की शिनाख्त हो गई, उसके शव को बाहर निकाल लिया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं युवती की शिनाख्त की जा रही है और रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि कल दोपहर 3:30 बजे एक युवक और युवती आए और उन्होंने गाड़ी खड़ी करके यमुना में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की है और उसके बाद से सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस पड़ताल कर रही है। वहीं जो आईडी मिली है युवक की जेब में, वो फिरोजाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। उसके साथ ही ये पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है कि आखिर कहीं ये मामला प्रेम प्रसंग का तो नहीं है। यूपी के आगरा से एक दर्दनाक खबर सामने आई। यहाँ पर बटेश्वर यमुना घाट पर एक युवक और एक युवती ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर यमुना नदी में ही छलांग लगा दी। दोनों अपनी बाइक को घाट के किनारे खड़ी कर नदी में कूदे। अचानक हुई इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप की स्थिति बन गई। जानकारी मिलते ही गोताखोर मौके पर पहुंचे और खोज अभियान शुरू किया गया। काफी कोशिशों के बाद गोताखोरों ने जैसे तैसे युवक का शव नदी से बाहर निकाल लिया। युवक की जेब में मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान फिरोजाबाद जिले के दौलतपुर गांव के रहने वाले गुलशन यादव के तौर पर हुई है। हालांकि अब तक युवती का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। गोताखोर यमुना में उसकी तलाश लगातार कर रहे हैं। के निर्जा मोदी स्कूल में 1 नवंबर को अमायरा ने 4थी मंजिल से कूदकर जान दी थी। इस मामले में अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार जो अमायरा है वो स्कूल में होने वाली छेड़छानी से परेशान थी और इस मामले के बाद उसने जब वहां से कूदकर आत्महत्या की तो परिजनों ने स्कूल में शिकायत भी की थी, लेकिन स्कूल प्रशासन ने शिकायत को नज़रअंदाज कर दिया था। और अब आपको बता दूं कि इस मामले में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जयपुर के निर्जा मोदी स्कूल के पास एक बड़ा मामला सामने आया। यहाँ पर कक्षा 4 की छात्रा अमायरा की मौत के मामले में अब सीबीएसई ने स्कूल पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया दरअसल ये जा रहा है कि अमायरा स्कूल में होने वाली छेड़छाड़ से बेहद परेशान थी और परिवार ने इसकी शिकायत भी स्कूल प्रशासन को की थी, लेकिन स्कूल ने इस शिकायत को नजरअंदाज कर दिया। 1 नवंबर को अमायरा ने स्कूल की 4थी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। इस पूरे घटनाक्रम ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। अब सीबीएसई ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए निर्जा मोदी स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सीबीएसई के रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल ने शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया और सुरक्षा नियमों में भी कई लापरवाहियां सामने आई हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावाद सिद्दीकी के पुश्तैनी घर को मऊ कैंटोनमेंट बोर्ड ने अवैध निर्माण बताते हुए कुछ हिस्सा तोड़ने का 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जिसको लेकर घर में रह रहे अब्दुल मजीद करके व्यक्ति ने इंदौर हाई कोर्ट में अवैध निर्माण न तोड़ने के लिए पिटीशन लगाई थी। आज इंदौर हाई कोर्ट ने 15 दिन का स्टे देते हुए मऊ कैंटोनमेंट बोर्ड को कहा है कि वो 15 दिन तक इस निर्माण को ना तोड़े और दोनों ही पक्ष अपना दस्तावेज प्रस्तुत करे। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच में सामने आए नामों में शामिल अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी इन दिनों नए विवाद में घिर गए हैं। मध्य प्रदेश के महू कैंटोनमेंट क्षेत्र में स्थित उनके पैतृक घर को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। महू कैंट बोर्ड ने इस घर के कुछ हिस्सों को अवैध निर्माण बताते हुए 3 दिन में हटाने का नोटिस जारी किया है और चेतावनी दी थी कि समय पर कार्रवाई न होने पर बुलडोजर चला दिया जाएगा और खर्च भी मकान मालिक से ही वसूला जाएगा। इस नोटिस के खिलाफ घर में रहने वाले अब्दुल मजीद हाईकोर्ट पहुंच गए, जहां से उन्हें बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने फिलहाल 15 दिनों के लिए बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है और इसी दौरान मकान पर कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। जो पुलिस मुलाजिम था वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था मोहाली में, तो लेकिन यहाँ पर क्या मिलने आया था किसी को, तो लेकिन वॉशरूम करने जा रहा था पूरे खुले में। तो उसके बाद एक व्यक्ति ने आकर, राहदारी था वो, उस व्यक्ति ने आकर जब उसको रोका तो उसने उससे थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने के बाद उसका मोबाइल भी छीन दिया, तो बहुत अफरा तफरी होने लगी। पंजाब के लुधियाना से एक शर्मनाक मामला सामने आया है। यहाँ पर समराला चौक के पास एक पुलिसकर्मी खुलेआम सड़क किनारे पेशाब करता नजर आया।
उसी समय वहां से गुजर रहे एक युवक ने उसका वीडियो बनाना शुरू किया तो पुलिसकर्मी भड़क उठा। गुस्से में उसने युवक को थप्पड़ मार दिया और उसका मोबाइल छीनकर फेंक दिया। जब उसने उसे ऐसा करने से रोका तो पुलिसकर्मी हंगामा करने लगा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है। देहरादून में चल रहे ऑपरेशन कालनेमी के तहत दून पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। देहरादून में एक क्लब में फर्जी नाम बताकर नौकरी कर रहा ममून हसन, जो कि बांग्लादेशी नागरिक है, सचिन चौहान के नाम से, वो नेहरू कॉलोनी में अपनी कथित पत्नी रीना चौहान के साथ रह रहा था और अभी पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी बताया ये भी जा रहा है कि उन्होंने जो फर्जी दस्तावेज बनाए थे उसमें काफ़ी लोगों का हाथ भी बताया जा रहा है। इस वजह से अभी उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। देहरादून में चलाए जा रहे ऑपरेशन कालनेमी के तहत दून पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल पुलिस ने एक क्लब में फर्जी नाम से बाउंसर की नौकरी कर रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी असल में बांग्लादेशी नागरिक ममून हसन है, जो पिछले कुछ समय से सचिन चौहान नाम के फर्जी दस्तावेजों के सहारे देहरादून में ही रह रहा था। चौंकाने वाली बात तो ये है कि ममून हसन अपनी कथित पत्नी रीना चौहान के साथ नेहरू कॉलोनी में किराए पर रह रहा था। पुलिस को शक है कि फर्जी पहचान बनाने में कई लोगों की मदद ली गई होगी। इसी वजह से दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हाँ मुमन, आपने स्वास्थ्य केंद्रों में या अस्पतालों में मरीजों को पलंग पर लेटा हुआ देखा होगा, लेकिन इन दिनों खंडवा जिले के किल्लौद ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुत्तों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यह इस वीडियो में जो कुत्ते हैं पलंग पर आराम फरमाते हुए देखे जा सकते हैं। यह वीडियो अस्पताल में भर्ती एक मरीज के परिजन ने बनाया है। वीडियो मिलते ही तत्काल सीएमओ ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मध्य प्रदेश के अस्पतालों में पहले चूहों ने खूब आतंक मचाया, अब कुत्ते मरीजों के बेड पर आराम फरमाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल खंडवा जिले में किल्लौद ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मरीजों के लिए बने अस्पताल के बेड पर अब कुत्तों का झुंड बेफिक्र होकर आराम फरमाते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल और प्रशासन की भारी लापरवाही उजागर होने से स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया है। बिल्हौर विधानसभा के सैपसू ग्राम पंचायत में मनरेगा द्वारा किए जा रहे कार्यों में एक बड़े घोटाला निकलकर सामने आया है। आपको बता दें कि तालाब खुदाई, खड़िंजा, चक्रोट समेत कई ऐसे कार्य थे जो कि सिर्फ और सिर्फ कागजों पर किए गए, जमीनी स्तर पर किसी प्रकार के कोई कार्य जो है वो नहीं किए गए थे। इस पूरे प्रकरण को लेकर डीएम ने लोकपाल को जांच के आदेश दिए थे और लोकपाल की रिपोर्ट में जो आरोप थे वो सही पाए गए हैं और अब संबंधित अधिकारियों से और ग्राम प्रधान से इस पूरे घोटाले की रिकवरी जो है वो कराई जाएगी। यूपी के कानपुर के सैबसू ग्राम पंचायत से मनरेगा योजनाओं में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। दरअसल ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि पंचायत में मनरेगा कार्यों में भारी अनियमितताएं की जा रही हैं। इस शिकायत पर मनरेगा लोकपाल दिनेश कुमार ने जांच की और शुरुआती जांच में आरोप सही पाए गए। इसके बाद जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आरोपों की पुष्टि के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। कमेटी ने सभी रिकॉर्ड, भुगतान और कार्यों की जांच की और अपनी रिपोर्ट में अनियमितताओं को सही भी पाया। रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी यानी डीएम ने बड़ा कदम उठाते हुए ग्राम प्रधान और सचिव के खिलाफ केस दर्ज कराने के आदेश दे दिए। अंबाला की सड़कों पर आज एक अनोखा और बहुत ही दिलचस्प वाकया नजर आया। दरअसल यहां पर लोगों को जागरूक करने के मकसद से एक व्यक्ति जो कि यमराज का भेष धारण किए हुए था, वो सड़कों पर घूम रहा था और लोगों से यहां तक ये कह रहा था कि चलो मेरे साथ चलो। इसको लेकर कुछ लोग हैरान हुए तो काफ़ी लोग मुस्कुरा भी दिए। दरअसल ये कोई असली डराने वाली घटना नहीं थी। दरअसल ये लुधियाना ट्रैफिक पुलिस और फोर्टिस हॉस्पिटल का एक खास जागरूकता अभियान था, जिसका मकसद था जो ट्रैफिक नियमों का पालन जो चालक नहीं कर रहे हैं उनको उसके लिए जागरूक करना और प्रेरित करना। पंजाब के लुधियाना से आज एक दिलचस्प और अनोखी तस्वीर सामने आई। सड़क पर अचानक यमराज का किरदार निभा रहा व्यक्ति 2 व्हीलर चालकों को रोकने लगा। जिन लोगों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था
उन्हें यमराज ने मजाकिया अंदाज में कहा, चलो मेरे साथ चलो। इसे देखकर लोग हैरान भी हुए और मुस्कुरा भी रहे थे। लेकिन ये कोई असली डराने वाली घटना नहीं थी, बल्कि लुधियाना ट्रैफिक पुलिस और फोर्टिस हॉस्पिटल का एक खास जागरूकता अभियान था। इस अभियान का मकसद था लोगों को ये समझाना कि हेलमेट आपकी जान बचाता है। अभियान के दौरान 100 से ज्यादा लोगों को मुफ्त में हेलमेट भी वितरित किए गए।